बैंक ने गलती से मुझे जो $80 मिलियन ट्रांसफर किए थे, उसका एक एक पैसा मैंने एक बंद पड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट को खरीदने में लगा दिया। और यह सब इसलिए क्योंकि बैंक ने मेरी $8,000 की लोन एप्लीकेशन को 365 बार रिजेक्ट किया था। फिर एक दिन मेरे फोन की स्क्रीन एक ट्रांसफर नोटिफिकेशन से चमक उठी। $80 मिलियन सीधे मेरे अकाउंट में आकर गिरे। भेजने वाला था गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। जिस किसी को भी इस तरह के पैसे के बारे में थोड़ा भी पता हो, वो एक बात जानता था, इसे छूना मत, छुओगे तो सीधे जेल जाओगे। यह ख्याल अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तभी कुछ क्लिक हुआ। मेरे अंदर का डेट इवेजन सिस्टम जाग उठा। हर महीने मुझ पर जो $10,000 का उधार है वो 1 पॉइंट के बराबर है, और इस सिस्टम में सबसे सस्ती चीज भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मेरी धड़कन तेज हो गई। महीने का $8,000, साल का 96,000। जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए कुछ साल, मतलब लाखों पॉइंट्स। जब तक मैं इन पैसों को अपने पास रोक कर रख सकता हूं, यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और अगर मैं सच में जेल चला भी गया तो मैं रिडीम की हुई चेक के बदले अपनी सजा कम करवा सकता हूं। जल्दी बाहर आओ, एक लेजेंड बनकर बाहर आओ। अंदर कुछ साल और मैं फुल्ली मैक्स्ड आउट होकर बाहर आऊंगा। एक टेक एम्पायर बनने का इंतजार कर रहा है। तो मैंने सोचना शुरू किया, मैं ये पैसे अपने पास कैसे रखूं? मैं 80 मिलियन इतनी जल्दी कैसे खर्च करूं? वायर ट्रांसफर्स आसानी से ट्रैक हो जाते हैं, नॉर्मल स्पेंडिंग बहुत स्लो है। दोनों को वापस रिकवर किया जा सकता है। गाड़ी या घर खरीदने में बहुत वक्त लगता है, वो भी रिकवर हो सकते हैं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। बंद पड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। वो डेवलपर्स पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं, वो बस बर्बाद होने से एक कदम दूर है। जैसे ही ये पैसा उनके हाथ में आएगा, 5 मिनट से भी कम वक्त में ये गायब हो जाएगा। इन लोगों के पास उधार मांगने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। बैंक किसी ऐसे डेवलपर के जरिए इन पैसों का पीछा करने की कोशिश करेगा। ये तो नहीं होने वाला। और असली खेल तो यहां है। अगर डेवलपर अपने कर्जे चुका देगा तो क्या वो नए लोन लेकर बिल्डिंग पूरी करेगा? अगर वो ऐसा करता है तो प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, उसमें मुनाफा होगा। और अगर डेवलपर भाग भी गया तब भी मैं अपने पॉइंट्स तो कमा ही चुका हूंगा। एक बार जब पॉइंट्स मेरे हो गए तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सबसे बुरा क्या होगा? जेल, या बाद में पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये 21st सेंचुरी है। 9 दिन तक मामला टालो और वो पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे। मैंने आसपास के बंद पड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्ट निकाली, अपना फोन उठाया और सेल्स ऑफिस डायल किया। हेलो, एक साफ और खुश मिजाज औरत की आवाज आई। मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं। मुझे माफ कीजिए सर, क्या आपने अभी कुछ कहा? वो बिल्कुल हैरान लग रही थी। मुझे लगता है आपके बॉस इस मुश्किल से निकल जाएंगे। मैं कई फ्लैट्स खरीदना चाहता हूं। वैसे अभी आपके दाम काफी कम होंगे, है ना? अपने बॉस से पूछकर बताइए। जी सर, 1 मिनट सर, प्लीज होल्ड कीजिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। किसी को लगता है कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी? क्या वो मजाक कर रहा है? यहां एक ही चीज बढ़ रही है और वो है लाशों की गिनती। रे, जो रेस प्रॉपर्टी ग्रुप का बॉस था, बिल्कुल चकराया हुआ लग रहा था। सच में? वो बहुत सारे फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं और अभी की प्राइसेस पूछ रहे हैं। मुझे उनका नंबर दो। मैंने बहुत से बेवकूफ देखे हैं, पर ऐसा कोई नहीं जो जानबूझकर डूबते जहाज में चढ़े। ये बंदा खुद तलवार पर गिर रहा है। रे को शक था, पर उत्सुकता भी थी। कुछ ही देर बाद एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, क्या आप ही फ्लैट खरीदना चाहते हैं? रे की आवाज में पूरा शक भरा था। हाँ, मैं ही हूं। मैं सेलेस्टिया हाइट्स की करंट प्राइसेस जानना चाहता हूं। आपको पक्का यकीन है ना कि आप यहां कोई फ्रॉड करने नहीं आए हैं? ठीक है, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। बैंक का $300 मिलियन का लोन ड्यू होने वाला है। मैंने जितना हो सका उधार ले लिया है। मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट बेचने की बात शुरू कर दी है। अगर आप एग्जिस्टिंग बायर है तो कंस्ट्रक्शन रुकने से घबराए मत। यूनहाई कॉरपोरेशन सेलेस्टिया हाइट्स को अक्वायर करने वाली है, पर शायद आपको नई कंपनी को थोड़ी एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी। बिल्डिंग फिर भी पूरी बनेगी। यूनहाई? मेरी भौहें चढ़ाई। मैंने सुना था कि यूनहाई के अंदर की ची फैमिली काफी वक्त से रियल एस्टेट पर नजर गड़ाए बैठी है। तो ये बात सच है, और वो सफाई से खेल भी नहीं रहे। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रे बिल्कुल इसी बात से परेशान था। परेशान?
परेशान शब्द भी इसके लिए छोटा है। उन्होंने मेरे पैरों के नीचे जाल बिछा रखा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। रे ने धीमे से गाली दी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखो, चाहे तुम मुझ तक पहुंच भी गए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैं यानी रे हमेशा ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। मेरे हर प्रोजेक्ट के बढ़िया रिव्यूज है, जाकर आसपास किसी से भी पूछ लो। इस हालात में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे यह मानना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी कनपटी पर बंदूक भी रख दो, तब भी मैं इस वक्त बिल्डिंग पूरी करने के लिए कैश नहीं ला सकता। तुम एक बायर हो ना, थोड़ा वक्त दो। मुझे हर बायर याद है। 2 साल। जो भी एक्स्ट्रा पैसा तुम यूनहाई को दोगे, वो मैं खुद अपने पास से तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अच्छा आदमी है, मैंने अपने मन में शांति से सोचा। मेरे पास यहां कुछ पैसा रखा है, मैं वाकई खरीदने को लेकर सीरियस हूं। यह पैसा शायद सच में तुम्हारी मदद कर सके। 10 फ्लैट्स खरीदने से मेरा क्या भला होगा? मैं आपसे सच कहूंगा, यह सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। रे ने एक थकी हुई हंसी हंसी। मेरे पास 80 मिलियन है, मैंने शांति से कहा। क्या? रे बिल्कुल शांत हो गया। 80 मिलियन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास सच में 80 मिलियन है तो मैं तुम्हें एक पूरी बिल्डिंग बेच दूंगा। 11 फ्लोर्स, 2 विंग्स, 44 फ्लैट्स, पार्किंग स्पेसेस और स्टोरेज रूम्स सब मिलाकर। पर मुझे यह साफ साफ कहना पड़ेगा, यह सिर्फ पैसों का सौदा नहीं है। इसका मतलब है दुश्मनी मोल लेना। यह एक तरह से क्लियरेंस प्राइस थी। मैंने एक गहरी सांस ली। लोकेशन थोड़ी अलग हटकर थी, पर उसमें दम था। बाकी लोग पर फ्लैट 260,000 दे रहे थे और ये 182,000 से भी कम था। पार्किंग और स्टोरेज मिलाकर यह सीधा 40% डिस्काउंट था। रही बात दुश्मनी मोल लेने की, वो इर्रेलेवेंट थी। 2 सवाल। मैं खड़ा हुआ और रूम में चक्कर काटने लगा। योंगकिंग बैंक, क्या वहां तुम्हारा कोई कांटेक्ट है जो अभी के अभी एक बड़ा ट्रांसफर ऑथराइज कर सके? रे ने हामी भरी। वो लोन हेड ऑफिस से आया था। वो लोग बहुत प्रेशर बना रहे हैं, आधी रात को भी वो मेरा कॉल उठा लेंगे। दूसरा सवाल, अगर इस पैसे को वापस लेने की कोशिश की गई तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? रे एक लंबे वक्त के लिए शांत हो गया। भाई, क्या ये 2 नंबर का पैसा है? क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ये कहां का पैसा है? मैंने पलटकर पूछा। रे थोड़ा रुका। तो 80 मिलियन? ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा। डील कब करनी है? अभी। तुम्हारा एक मिनट का इंतजार करना रिस्क बढ़ाएगा। मैंने रे को एड्रेस दिया और फोन काट दिया। 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। वहां एक भारी भरकम आदमी खड़ा था और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स, जिन्हें साफ डर था कि उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। समझदार हैं। मैंने सीधे काम की बात की और बैंक कार्ड रे के हाथ में थमा दिया। अब तुम्हारी बारी है रे। रे दिखने में कुछ खास नहीं था। सिकुड़े हुए कपड़े, बिना धुले बाल। मुझ पर छोड़ दो। वो बैठ गया। उसने कार्ड का बैलेंस वेरीफाई किया और अपना फोन बाहर निकाल लिया। विक्टर, हे, बिल्कुल मैं खुश हूं। सुनो, मुझे पैसे मिल गए हैं। मैं तुम्हें अभी वापस चुका रहा हूं। आधा घंटा। बस एक छोटी सी फेवर चाहिए। मेरा एक दोस्त मुझे एक ट्रांसफर भेज रहा है, बड़ा अमाउंट है। क्या तुम लार्ज ट्रांसफर लिमिट ऑथराइज कर सकते हो? थैंक यू। थैंक यू। अगली बार ड्रिंक्स मेरी तरफ से। उसने फोन रखा, मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर से डायल करने लगा। चैंग, तुम्हारी कंपनी का जो पैसा मुझ पर उधार था, मैं अभी भेज रहा हूं, पर मुझे वो पैसा फिर से उधार चाहिए। फिक्र मत करो, मुझे रास्ता मिल गया है। हम इससे बाहर निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे। रिलैक्स। बस फंड्स तुम्हारे अकाउंट से घूम कर आने चाहिए। रीपेमेंट इन, लोन बनकर वापस आउट। विक्टर, मेरा बस ये काम कर दो। परेशान होना बंद करो। ये सिर्फ पेपर पर पैसों का इधर उधर होना है। गुड गुड, हम जल्दी मिलते हैं। एक के बाद एक कॉल्स। तभी मेरा फोन बजा। एक मैसेज था, आपकी टेम्पररी लार्ज ट्रांसफर ऑथराइजेशन अब एक्टिव है। कृपया अपना पर्सनल लार्ज ट्रांसफर 2 घंटे के अंदर पूरा करें। यह फीचर ट्रांसफर सेक्शन में अवेलेबल है। हमारे साथ बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद। आपके बिजनेस में अपार सफलता की शुभकामनाएं। इधर लाओ। रे ने हाथ बढ़ाकर मेरा फोन लिया, बैंकिंग ऐप खोली और अपना खुद का अकाउंट एंटर किया। कुछ सेकंड्स बाद उसके फोन पर ट्रांसफर कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन बजा। उसने मेरा फोन मुझे वापस दिया और अपना फोन उठा लिया। उसने बहुत तेजी से पैसे मूव किए।
अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट्स, कुछ लाखों में, कुछ करोड़ों में। 2 अकाउंट्स में तो 20 मिलियन से ज्यादा गए। कुछ मिनट बीते। रूम में नोटिफिकेशंस की लगातार आवाजें गूंजने लगीं। रे ने अपना फोन उठाया। एक एक ट्रांसफर वापस आ रहा था। लोन्स के नाम पर उसने फंड्स को अपनी कंपनी के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और फिर उन अकाउंट्स का यूज करके बैंक का लोन चुका दिया। जब सब पूरा हो गया तो उसने अपने कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए और डायल किया। विक्टर, तुम्हें मिल गया? तो वो लोन क्लियर हो गया है ना? हाँ, मुझे आज कहीं से मिराकुलस ब्लेसिंग मिल गया नए लोन के लिए। हाँ, परफेक्ट। कुछ दिन का वक्त दो, हम मिलकर इस पे बात करेंगे। उन्होंने 1 मिनट और बात की, फिर उसने फोन रख दिया। रे ने एक लंबी सांस छोड़ी। चेहरे पर बड़ी मुस्कान, पर उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। यह बहुत बड़ा प्रेशर था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, हिचकिचाना मत, बस एक बार बोल देना। उसने अपना माथा पोंछा और बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने उसे एक डॉक्यूमेंट बैग थमा दिया। रे ने कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मोटा बंडल बाहर निकाला। देख लो एक बार, अगर सब ठीक लगे तो साइन कर दो। सेलेस्टिया हाइट्स का सबसे बेस्ट फ्लैट। मैंने जानबूझकर इसे मार्केट से बाहर रखा था। प्राइसेस बढ़ने का वेट कर रहा था। अब ये सब तुम्हारा है। इसे एक थैंक यू समझ लो। मैंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। मुझे पता ही नहीं था कि उसमें देखना क्या है। मेरे लिए सिर्फ मेरे पॉइंट्स मायने रखते थे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नकली निकला तो बैंक भी रे को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद मेरा सिर्फ एक ही काम है, बैंक मुझसे जो भी वापस रिकवर करने की कोशिश करे उसे हैंडल करना। मैंने साइन कर दिए। हमने अपने अंगूठे के निशान लगाए। स्टैंप लग गई। एक एक कॉपी हम दोनों की। डील हो चुकी है। वैसे वो तुम्हारा पैसा, रे की क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने पूरी शांति से कहा। क्या वो सच में बैंक का था? रे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने वो मैसेज खोला और उसे दिखाया। रे का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीरे से थम्स अप दिया। भाई, तुम सच में खतरनाक हो। तुम वाकई बिल्कुल सनकी हो। ये तो सीधा जेल जाने वाली बात है। तभी तुम दुश्मनी लेने से भी नहीं डर रहे थे। जेल? ये जरूरी तो नहीं, मैंने एक समझदार लुक देते हुए कहा। एक बार जब मैंने पैसे खर्च कर दिए तो समझ लो वो कमा लिए। बैंक इसे चोरी का नाम नहीं दे सकता। मेरे पैसे तो गए। अब बैंक जिन पैसों के पीछे पड़ेगा वो तुम्हारे हैं। रे को सारी बात समझ में आई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। खास तौर पर इसलिए क्योंकि लार्ज ट्रांसफर लिमिट एक्टिवेट करवाने वाला वो खुद था। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे लगा था कि ये कोई चोरी किया हुआ गवर्नमेंट फंड या कोई हवाला का पैसा होगा, जिसे कोर्ट्स और मुकदमों में फंसाकर हमेशा के लिए टाला जा सके। पर यह तो बैंक का खुद का पैसा है, वो भी एक लोकल बैंक का। ये बात पक्का बवाल मचाएगी। उसे तेजी से पछतावा होने लगा। हेड ऑफिस में विक्टर अब वो भी किसी कीमत पर साफ बचकर नहीं निकल सकता। सबका दी एंड। क्या बिल्डिंग को पूरी करने के लिए नए लोन्स मिलने का कोई चांस है? सब खत्म। इसके ब्राइट साइड के बारे में सोचो, मैंने कहा। तुम पानी में डूबे हो, विक्टर भी डूबा हुआ है। गवर्नमेंट फंड्स गायब हो चुके हैं। बैंक को बुरी तरह से वो पैसा वापस चाहिए, पर पैसा है कहां? तुम्हारे पास तो नहीं है। तो अब बैंक के पास एक लौता रास्ता यही है कि वो तुम्हें नया लोन दे ताकि तुम बिल्डिंग पूरी कर सको। सिर्फ एक बन चुकी बिल्डिंग से ही पैसा जनरेट होता है। जब ऐसा होगा तो जीत सबकी होगी, सब बच जाएंगे। वो बंद पड़ा प्रोजेक्ट गायब हो जाएगा। तुम इस मुसीबत से निकल जाओगे। और अगर यूनहाई कॉर्पोरेशन तुम्हारे खिलाफ दोबारा कोई चाल चलने की कोशिश करेगी तो उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन खड़ा है। बैंक, सिटी गवर्नमेंट और हर वो बायर जो महीनों से गुस्से में है। यही एक लौता रास्ता बचा है। अब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। जब तुम्हारी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो जो फ्लैट तुमने मुझे बेचा है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। बैंक सिर्फ अपना पैसा ही रिकवर नहीं करेगा, वो एक मैसिव प्रॉफिट कमाएगा। वो लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? और अगर उन्हें हिचकिचाहट हुई भी तो 1 साल के सब्र के बदले कोई भी खुशी से 80 मिलियन लगाने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है मुझे जेल जाना ही ना पड़े। सबको एक फ्यूचर मिल जाएगा। वापस जाते वक्त रे अपनी मर्सिडीज की बैक सीट पर बैठा हुआ ये सब बातें दिमाग में घुमा रहा था। जितना वो सोचता उतना ही और बेचैन होता जा रहा था। अनबिलीवेबल, सच में अनबिलीवेबल, वो बड़बड़ाया।
ये लड़का बस बैंक की एक गलती के चलते इसने जलती हुई बिल्डिंग में से सोना निकाल लिया। बेमिसाल। क्या ये सच में इतना इंप्रेसिव है? बॉडीगार्ड ने पूछा। जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा, रे ने चुपके से कहा। आज के इस बिजनेस को बस अपने तक ही रखना, समझ गए? यस बॉस। दूसरी तरफ एक शांत और पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल वाले आंगन वाले घर में लिली को पूरी तरह कॉन्फिडेंट से पूरे पैनिक में आने में 60 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? खाना खाने तक रुक नहीं सकती क्या? एप्रन पहने एक मिडिल एज्ड आदमी ने 2 डिशें पकड़े हुए प्यार से पूछा। उसने लिली की तरफ एक नजर डाली। मैं हमेशा इतना बिजी रहता हूं कि तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिता पाता। आज जब मैं जल्दी घर आ गया, तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। लिली का चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर भेज दिया है। 80 मिलियन। ओवन के माथे पर हल्की सी शिकन आई। फिर उसने पूरे शांत और बिना घबराए सिर हिलाया। इससे कुछ सीखो, आगे से थोड़ा और ध्यान रखना। पैसा हवा में गायब नहीं हो जाता, उसका पता लगाओ और वापस ले आओ। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे खिलाफ लिखा पड़ी होती है तो उसे एक्सेप्ट करना, एक सबक मान लेना। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो दूसरी जॉब ढूंढ लेना। यह दुनिया का एंड थोड़ी है। कभी जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी से कुछ सॉल्व नहीं होता। कुछ भी करने से पहले सोचो। हाँ, मैं जानती हूं आप मुझे रोज यही लेक्चर देते हो। मैं जा रही हूं। लिली ने आंखें घुमाई, जल्दी से अपने जूते पहने, चाबियां उठाई और तेजी से निकल गई। मेरा फोन बजने लगा। अननोन नंबर था। मैंने स्पीकर ऑन किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज आई जो थोड़ी परेशान और काफी सॉफ्ट थी, बिल्कुल एक मेमने की तरह और जवान लग रही थी। मैं ईथन बोल रहा हूं, मैंने कहा। हेलो मिस्टर ईथन, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूं। 2 घंटे पहले मैंने एक गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। मैंने अभी चेक किया और देखा कि पैसा वहां से ऑलरेडी जा चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वो पैसा कहाँ यूज किया? वो बेचैन थी, पर हैरानी की बात थी कि बहुत पोलाइट और कंपोज्ड लग रही थी। मुझे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ। शायद इस लड़की की नौकरी जाने वाली है। मैंने एक अबैंडन्ड प्रोजेक्ट में यूनिट्स खरीदी हैं, मैंने शांति से जवाब दिया। सेलेस्टिया हाइट्स। डेवलपर के पास बिल्डिंग खत्म करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने 80 मिलियन का यूज पूरा ब्लॉक खरीदने के लिए कर लिया। अब उसके पास कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए फंड्स है। परेशान मत हो। एक बार बिल्डिंग बन जाए तो मैं उसे बेचकर बैंक को 1-1 सेंट वापस लौटा दूंगा। लड़की शांत पड़ गई। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। प्लीज मजाक मत कीजिए। आपने एक अटका हुआ प्रोजेक्ट खरीद लिया। अगर उन्होंने इसे कभी पूरा ही नहीं किया तो? अगर वो लोग इसे पूरा नहीं करते तो उसके लिए आप लोग हैं ना। मैं उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। आपके बैंक ने पहले ही इसमें 80 मिलियन लगा दिए हैं, थोड़ा और डाल दो। थोड़ा बैग होल्डर बन जाओ। एक बार ये ठीक हो गया तब भी आप लोग कमा लोगे। हम बैंक हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। फिर बैकग्राउंड में शोर और हल्ला गुल्ला मचने लगा। फोन किसी और के हाथ में चला गया। हेलो, मैं नॉम बोल रहा हूं, योंगकिंग ब्रांच का डायरेक्टर। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि वो पैसा गलती से भेजा गया था। इसे अपने पास रखना एक गुनाह है, तुम जेल जाओगे। तो फिर आओ और मुझे पकड़ लो, मैंने फ्लैट आवाज में कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं वुलोंग लेन, कल्चर स्ट्रीट, बिल्डिंग 6, फ्लोर 6, वेस्ट यूनिट में हूं। जाओ, जाकर पुलिस को बुला लो। तो तुमने पक्का तय कर लिया है कि तुम पैसे दबाकर बैठोगे? नॉम गुस्से से हकलाते हुए कहता है। इमोशनल मत हो। इमोशन से कुछ ठीक नहीं होगा। इसे ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस पुलिस को कॉल कर दो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे और समझाने का कोई फायदा नहीं। मैंने फोन काट दिया। अनबिलीवेबल, सच में बिल्कुल अनबिलीवेबल। वापस योंगकिंग ब्रांच के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल काफी तनावपूर्ण और कंफ्यूजिंग है। लिली अपनी कुर्सी पर बैठी है, गुमसुम और चिंता में डूबी हुई। डायरेक्टर, अब हम क्या करें? पुलिस को बुलाएं? नहीं, रुको। नॉर्म अपनी भौहें सिकोड़कर पीछे की तरफ बैठ जाता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। रिकॉर्ड्स निकालो। कोई आम इंसान अपने दम पर इतना सारा पैसा मूव नहीं कर सकता। किसी ने उसकी मदद की है। क्या कोई अंदर का आदमी हो सकता है? साथ ही रे के अकाउंट्स भी चेक करो, पता लगाओ कि वो पैसा कहां गया।
अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दो, इस बात को दबाया नहीं जा सकता। पर अगर हम ऊपर बैठे अधिकारियों को कोई एक्सप्लेनेशन दे सके और वो फंड्स वापस रिकवर कर लें, तो वो इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अमाउंट बड़ा है, लेकिन आखिर में ये सिर्फ एक गलती है। कमरे का माहौल बदल जाता है। इनसाइडर, अंदर का आदमी शब्द का असर ही कुछ और होता है। सबकी नजरें लिली की तरफ घूम जाती हैं। लिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उससे सच में एक गलती हुई थी, एक साधारण सी गलती, पर अगर उस पर इनसाइडर होने का ठप्पा लग गया तो वो एक अपराधी बन जाएगी। अब कोई भी उसका चेहरा नहीं देख रहा है। नॉर्म टेबल पर हाथ मारता है। चलो काम पर लग जाओ। रिकॉर्ड्स तेजी से सामने आते हैं। नॉर्म डेटा को घूरता है। उसके चेहरे के भाव अविश्वास में बदल जाते हैं। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों का भी यही हाल है। अकाउंट में पैसा आने के 20 मिनट के अंदर ही मूव हो गया। उस डायरेक्टर रे के अकाउंट ने पैसे मिलने के 1 मिनट के अंदर ही उन्हें 8 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। सभी कॉर्पोरेट अकाउंट्स थे। उनमें से 2 बड़ी फर्म है, एक प्रोविंशियल कैपिटल में है और एक यहीं योंगकिंग में। हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि यह कर्ज की वापसी थी। डायरेक्टर रे और उसकी कंपनी के अकाउंट्स की हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उन 8 कंपनियों ने कुछ ही मिनटों में रे की कंपनी को पैसा वापस ट्रांसफर कर दिया, लोन्स के नाम पर, पूरे 80 मिलियन। और बात इससे भी ज्यादा खराब है। रे की कंपनी के अकाउंट ने वो फंड्स मिलने के 3 मिनट के अंदर वो सारा पैसा वापस हेड ऑफिस को वायर कर दिया, लोन रीपेमेंट के नाम पर। वो लोन डेप्टी विक्टर के नाम पर था। मिल गया डायरेक्टर। हेड ऑफिस के हिसाब से आपके अकाउंट पर लार्ज ट्रांसफर ऑथराइजेशन हेड ऑफिस के ही एक कॉलीग ने एक्टिवेट किया था, वो भी डेप्टी विक्टर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अंदर का आदमी विक्टर है। चारों तरफ अविश्वास है। नॉर्म वहां सुन्न होकर बैठा रहता है। इनसाइडर उससे भी ऊपर की पोस्ट वाला है। वो अपना फोन पकड़ता है और तेजी से बाहर निकलता है। विक्टर उसका पुराना मेंटर है, वो आदमी जो इसी ब्रांच से उठकर ऊपर गया था। अगर विक्टर डूबता है तो नॉर्म भी उसके साथ डूबेगा। विक्टर, तुम मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं कोई बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बुरा है। 80 मिलियन तुमने वो ट्रांसफर ऑथराइज किया है। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूं। नॉर्म फोन काटता है और अपनी कुर्सी पर गिर पड़ता है। उसका सिर घूम रहा है। एक साधारण सा गलत ट्रांसफर और किसी तरह आधा शहर इसमें उलझ गया है। पहले इस तरह के मामले अपने आप सुलझ जाते थे। दूसरी तरफ योंगकिंग डोंगजियांग प्रोविंस की राजधानी है। हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के हेडक्वार्टर यहीं हैं। हेड ऑफिस में विक्टर के कैबिन में विक्टर गुस्से में आग बबूला होकर डायल करता है, जैसे उसे अभी दौरा पड़ जाएगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ऑफिशियल चैनल्स के जरिए 2 नंबर का पैसा घुमाऊं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रे की आवाज हमेशा की तरह शांत आती है। क्या यहां मैं पागल हूं विक्टर? मेरे पास बस यही एक रास्ता था। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? विक्टर शांत हो जाता है। सिरदर्द, एक असली सिरदर्द। उसका पाला एक ऐसे आदमी से पड़ा है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसने तुम्हारे लोन्स रिजेक्ट किए और पैसे चुकाने के लिए दबाव डाला, वो डिप्टी जो है, मैं नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया। अब हम सब एक ही गड्ढे में हैं। या तो हम साथ मिलकर बचेंगे या साथ में डूबेंगे। साथ में बचेंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? विक्टर गुस्से से फुफकारता है। सिर्फ इस एक बात से, जैसे ही ये बात पब्लिक होगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? नहीं, अभी भी बाहर निकलने का एक रास्ता है। रे फिर से अपना प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तो क्या अब तुम्हें समझ आया? तुम पहले ही पानी में उतर चुके हो। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और इसे इस तरह से सोचो, एक बार जब वो बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो उसकी कीमत 150 मिलियन होगी। इसे बैंक के हाथों में रहने दो, तुम हीरो बन जाओगे। इसे प्राइवेट हाथों में जाने दो, 1 साल में 70 मिलियन का प्रॉफिट। मर्जी तुम्हारी है। जब तक ये ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है, सब साफ सुथरे बच निकलेंगे। सबको एक फ्यूचर मिल जाएगा। पूरी बिल्डिंग को 80 मिलियन में बेचना,
रे इस बात से खुश नहीं है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यूनहाई कॉरपोरेशन के नाम का खौफ ही कुछ ऐसा था, कोई भी उस तरह का दुश्मन नहीं चाहता। सिर्फ जिंदा बच जाना ही अपने आप में एक जीत है। अगर ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नहीं आता तो उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। विक्टर शांत हो जाता है। यह सब होने से पहले वो कभी भी इस मामले में नहीं पड़ता। प्रॉफिट लुभावना है, लेकिन उसे छूने का मतलब है यूनहाई कॉरपोरेशन से दुश्मनी मोल लेना, जो योंग किंग की इकोनॉमी का पिलर है। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि शोर मचाया जाए, बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाए। खुद को बचाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्या वो लड़का कॉन्ट्रैक्ट सौंप देगा? वो 70 मिलियन का प्रॉफिट है, तुम सारा का सारा अपने पास नहीं रख सकते। यह सुनकर रे समझ जाता है कि विक्टर मान गया है। देखो, अब कोई जेल नहीं जा रहा। अगर तुम जोर नहीं लगाते तो ये प्रॉफिट भी नहीं होता। यहाँ मोल भाव करने की गुंजाइश है। अपना हिस्सा थोड़ा कम कर लो या उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। सारे ऑप्शंस खुले हैं, खास तौर पर जब यूनहाई इसमें शामिल है। विक्टर का चेहरा फिर से लटक जाता है। तुम्हें पता है ना कि इस कैपिटल में यूनहाई कॉरपोरेशन की क्या पोजीशन है? उन्होंने बस उंगली उठाई और तुम लगभग बर्बाद हो गए। मैं उस तरह का प्रेशर नहीं झेल सकता। मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए जो मेरे साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो जिन्हें मैं इसमें घसीटूंगा। तो फिर इसे रोक कर रखो या इसके साथ डूब जाओ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो मौत ही है। रे शांति से कहता है, बस यही एक मौका है। मेरे लिए तो स्टेज पहले ही सेट हो चुका है। अगर मैं शॉट नहीं मारूंगा तो मैं किसी जवान लड़के को खुद पर हंसने का मौका दूंगा। सॉरी विक्टर। डैम इट, मैं तैयार हूं। विक्टर टेबल पर हाथ मारता है। मेरे लेवल पर क्या वो मुझे सीधे नौकरी से नौ निकाल सकते हैं? मेरे ऊपर भी लोग बैठे हैं। प्रेशर झेलने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। वो लोन जिसके लिए तुमने अप्लाई किया था अप्रूव हो गया है। एक बार ये सब निपट जाए वो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, टेंशन मत लो। रे हंसते हुए कहता है। वो बिल्कुल फ्री और रिलैक्स्ड है। योंग किंग में मेरे पास भी कुछ अपने मूव्स हैं। यूनहाई ने जो इतने लंबे समय तक कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, आज मैं उनके एक एक कॉन्ट्रैक्ट को जलाकर खाक कर दूंगा। इंडस्ट्री बदलना पहाड़ पार करने जैसा है। एक कंपनी जिसने बोतल बंद पानी बेचने से शुरुआत की और बिना सोचे समझे रियल स्टेट में घुस गई। असल में उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही क्या है। ठीक है, बहुत हुआ। विक्टर अब चिढ़ चुका है। वो फोन काटता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर से फोन उठाकर डायल करता है। वापस योंग किंग ब्रांच में नॉम फोन काटता है और एक राहत की सांस लेता है। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाता है। हर कोई उसे ही देख रहा है, जवाब के लिए बेताब है। नॉम मुस्कुराता है। मामला सुलझ गया है। कल सुबह सुबह कोई यहाँ आएगा, मैं उनके साथ रहूंगा। इस ब्रांच पर कोई आंच नहीं आएगी। सब लोग घर जाओ और आराम करो। कमरे में तुरंत राहत की लहर दौड़ जाती है। लोग अपना सामान समेटते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लिली वही रुक जाती है। उसकी नजरें नॉम पर टिकी है। वो एक पल के लिए सोचता है, लिली घर जाओ और खुद पर ध्यान दो। मेरी बात याद रखना, अगर ये मामला शांत हो गया तो तुम सेफ हो, और अगर नहीं हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। लिली बार बार सिर हिलाती है। वो चुपचाप राहत महसूस कर रही है। ना कोई अपराधी, ना ही कोई अंदर का आदमी। बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस रात काफी देर से लिली अपना स्कूटर चलाकर घर पहुंचती है। उसने मुश्किल से अपने जूते उतारे ही थे कि लाइट जल जाती है और वो देखती है कि ओवन अभी भी सोफे पर बैठा है, हाथ में फोन लिए हुए। डैड? लिली की आंखें भर आती हैं। वो अंदर से काफी भावुक और थोड़ी आहत भी है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। ओवन हमेशा की तरह एकदम शांत है। मामला सुलझ गया? शायद अभी नहीं, वो मानती है। लिली उसे शुरू से लेकर अंत तक हर एक डिटेल बताती है। ओवन सुनता है, बीच बीच में रुकता है और फिर अचानक हंस पड़ता है। अब ये दिलचस्प है, यूनहाई के अंदर की ची फैमिली इतनी सारी मेहनत की और हाथ कुछ नहीं लगा। ये असल में एक अच्छा नतीजा है। रे के बायर्स कई दिनों से गुस्से में थे। अगर ये मामला अपने आप सुलझ जाता है तो ये और भी अच्छी बात है। आप हंस रहे हैं, मैं डर के मारे लगभग मर ही चुकी थी, लिली चिढ़ते हुए कहती है। आपको नहीं पता कि कैसा लग रहा था। वो लोग सच में किसी इनसाइडर पर शक कर रहे थे। मैं लगभग एक अपराधी बन चुकी थी। अगर ऐसा होता तो आप भी बर्बाद हो जाते। ऐसा कोई चांस नहीं है, ओवन कहता है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता है जो फिर एक शांत और तसल्ली देने वाली मुस्कान में बदल जाती है। वो कहानी किसी भी असली जांच पड़ताल में टिक नहीं पाएगी। बस रिलैक्स करो।
मुझे अभी भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। मेरी शायद नौकरी जाने वाली है। लिली गहरी सांस लेती है। ओवन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। यहाँ पैसा कमाने का मौका है और जहाँ पैसा होता है वहाँ कोई ना कोई उसे झपटने आ ही जाता है। पहले यूनहाई कॉरपोरेशन के नाम के कारण कोई आगे नहीं आया। अब किसी निडर नौजवान ने उस नाम को मिट्टी में मिला दिया है ताकि दूसरे झिझके नहीं। रे की प्रॉपर्टी सस्ते में बिक गई और उसे नुकसान हुआ। लेकिन जब तुम सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है। उस नौजवान ने, चाहे वो ये जानता हो या नहीं, यूनहाई कॉरपोरेशन को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लिया है। रही बात आगे क्या होगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कम से कम दिखावे के लिए। यूनहाई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रे की प्रॉपर्टी की बड़ी जीत होगी। क्या वो नौजवान आगे निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे देखता है। अगर ये सिर्फ किस्मत नहीं थी तो इसके पीछे की उसकी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार है। पर अगर ये किस्मत भी थी, इस लेवल तक टिके रहना, किसी जलती हुई बिल्डिंग में से इस तरह सोना निकाल लेना, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। तेज दिमाग, लीक से हटकर सोचने वाला, एक असली टैलेंट, और तुम बस इस क्रॉस फायर में फंसी हो। ज्यादा सोचना बंद करो, थोड़ा आराम करो। देर रात तक जागने की जरूरत नहीं है। मेरे रेंटल अपार्टमेंट में वापस मैं इंतजार कर रहा हूं। कोई पुलिस नहीं आती। मुझे मैसेज मिल चुका है। मैं कुछ खाना ऑर्डर करता हूं, बस पेट भरने लायक खाता हूं। कुछ घंटे अपने फोन को स्क्रॉल करता हूं, यह समझने की कोशिश करता हूं कि यह दुनिया कैसे काम करती है, और फिर जल्दी सो जाता हूं। अगली सुबह काफी लंबे समय बाद मेरी अपने आप आंख खुलती है, एकदम फ्रेश। मैं हाथ मुंह धोकर नहाता हूं, कुछ नूडल्स बनाता हूं और टीवी चालू करता हूं। मॉर्निंग न्यूज चल रही है। सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा है, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं टीवी बंद करता हूं और दरवाजा खोलता हूं। बाहर दो लोग खड़े हैं, एक नौजवान और एक मिडिल एज्ड आदमी। हेलो, मैं प्रेस्टन हूं। नौजवान अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिट बॉडी, अच्छे से फिट हुआ सूट, एक गर्मजोशी भरी और पॉलिश की हुई मुस्कान। हेलो, मैं वापस मुस्कुराता हूं और उन्हें अंदर बुलाता हूं। वे उस खाली और खस्ता हाल रेंटल मकान को देखते हैं। यह उन्हें और भी ज्यादा क्यूरियस कर देता है। इतने शांत रहने वाला आदमी इस तरह कैसे रह रहा है? इसका कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वे दोनों अंदर ही अंदर हैरान, इंप्रेस और थोड़े चिंतित हैं। इससे तो नेगोशिएशन आसान हो जाएगा। बैठिए, मैं कुर्सियों की तरफ इशारा करता हूं। कुछ पिएंगे? बस थोड़ा पानी ठीक रहेगा। प्रेस्टन बोलते बोलते रुक जाता है। उसे समझ आ गया कि ऐसी जगह पर कॉफी मांगना थोड़ा बेवकूफी होगी। कैटल ऑन नहीं है। मैं कैटल की तरफ देखता हूं, एक सेकंड के लिए सोचता हूं, फिर सोफे के पीछे हाथ डालकर दो बड़ी आइस्ड टी की बोतलें निकालता हूं। मैं उन्हें टेबल पर रख देता हूं। तो टी ही सही, पार्टी पैक साइज, पैसों की सही वसूली। तुम इसे चाय कहते हो? नॉर्म शांत हो जाता है। प्रेस्टन को इससे कोई परेशानी नहीं है। सच कहूं तो स्कूल के दिनों में मैं हमेशा यही पीता था। सालों से इसे नहीं पिया है। हाँ, ये चलेगा। और सच कहूं तो फेलिक्स जैसे लोगों से तुलना की जाए, जो बिगड़े हुए रईसजादे हैं, तो प्रेस्टन एक बिल्कुल अलग ही लेवल का इंसान है। काफी ज्यादा ग्राउंडेड, काफी ज्यादा मैच्योर। मुझे लगता है कि आप दोनों यहां सिर्फ चाय पीने नहीं आए हैं। यह देखकर कि प्रेस्टन इज्जत से पेश आ रहा है, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। हम यहां उस बिल्डिंग के बारे में बात करने आए हैं जिस पर तुम बैठे हो। नॉम पहले बोलता है, नपी तुली आवाज में। वो बिल्डिंग बैंक के पैसों से खरीदी गई थी। चाहे ये कैसे भी हुआ हो, वो इल्लीगल तरीके से हासिल किए गए फंड्स हैं। हमने इसकी जांच की है। चूंकि एक गलती हुई थी, हम इसे ठीक करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फंड्स वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। तुम जेल नहीं जाओगे, लेकिन बिल्डिंग हमारे पास आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? मेरे मुंह से एक छोटी सी हंसी निकल जाती है। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो, इस मामले को मैं ठीक करूं। बिल्डिंग मेरे पास रहेगी। मैं किसी से कहकर आपको 80 मिलियन भिजवा दूंगा। क्लीन स्लेट। क्या यह सही नहीं रहेगा? नॉम चुप हो जाता है। ठीक है नॉम, उसका टेस्ट लेना बंद करो। प्रेस्टन अपनी कनपटी मलता है, मानो हार मान ली हो। ईथन बेवकूफ नहीं है। एक साल में उस बिल्डिंग की कीमत 150 मिलियन होगी, और अगर इस बात को आगे बढ़ाया गया तो नुकसान सिर्फ ईथन का ही नहीं होगा।
मैं यहां मुख्य रूप से तुम्हें और विक्टर को इस मामले से साफ साफ बाहर निकालने में मदद करने आया हूं। प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता। अब हम सब एक ही नाव में सवार हैं। चूंकि हम सभी एक ही गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो सब कुछ साफ साफ टेबल पर रख देते हैं। वो घूमता है और मेरी तरफ देखता है। इसमें यूनहाई कॉरपोरेशन शामिल है। योंगकिंग ब्रांच और विक्टर अकेले इस तरह का प्रेशर नहीं झेल सकते। अगर तुम इसे छोड़ने से मना करते हो तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। योंगकिंग ब्रांच डूबेगी, विक्टर की नौकरी जाएगी, तुम जेल जाओगे, रे को नया लोन नहीं मिल पाएगा, बिल्डिंग वैसे ही बंद पड़ी रह जाएगी और आखिर में जीत यूनहाई की ही होगी। मेरे दादाजी ये प्रेशर झेल सकते हैं, लेकिन विक्टर और नॉम की इस मामले में मदद करने की हमें भी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे अपनी शर्तें बताओ। जब तक वे रीजनेबल हैं, मैं फैसला ले सकता हूं। अब आई ना काम की बात। मैं मुस्कुराता हूं और नॉम की तरफ देखता हूं और कहता हूं, सच कहूं तो मुझे उस बिल्डिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कर्ज ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। मेरा ऑफर ये है, मुझे 80 मिलियन उधार दे दो, बिल्डिंग तुम्हारी। अगले साल इस वक्त तक जब ये 150 मिलियन में बिकेगी तो मैं पूरा 80 मिलियन ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखा जाए तो कोई शर्तें नहीं, तुम्हें सीधा सीधा प्रॉफिट मिलेगा। नामुमकिन। प्रेस्टन अपना सिर हिलाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे पास बिजनेस का 0 एक्सपीरियंस है। तुम्हें 80 मिलियन उधार दूं और मुझे डर है कि मुझे 80,000 भी वापस देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी शर्तें सुनो। 10 मिलियन, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, तुम बिल्डिंग मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। उसके बाद जो भी होगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। यह सीधे सीधे 10 मिलियन का प्रॉफिट है। कैसा रहेगा? किस्मत का एक मौका। जलती हुई बिल्डिंग से सोना निकालना, हवा में से 10 मिलियन लेकर निकल जाना, यह एक बहुत बड़ी जीत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सच कहूं, पैसा तो दूसरी चीज होती, सिर्फ ये कहानी ही काफी होती। मैं अपनी आधी जिंदगी इसी की शेखी बघार सकता था। 10 मिलियन, मैं इस बारे में सोचता हूं। यह बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन यह कमाई हुई इनकम है, कर्ज नहीं। इससे पॉइंट्स नहीं बनेंगे। कोई पॉइंट्स नहीं मतलब कोई टेक रिडम्पशन नहीं। और रिडीम की हुई टेक के बिना 10 मिलियन की औकात ही क्या है? सिर्फ नगद पैसों के दम पर बिजनेस में उतरना, यह तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं शायद एक एक पैसा गवा दूंगा। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। डायमेंशनल बीट डाउन से जीतना, इसी तरह मैं अमीर बन सकता हूं। एक फेयर फाइट में घिस घिस कर काम करना पक्का नुकसान है। बिजनेस की दुनिया में माइंड गेम्स खेलना, मैं अभी उसके लिए बहुत कच्चा हूं। लोगों के साथ धोखाधड़ी करना जमीर को गंदा करेगा, भविष्य खराब करेगा। जब मेरे सामने एक साफ और उज्जवल रास्ता मौजूद है तो मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? हम एक स्टैंड ऑफ पर आ जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऑफर से खुश नहीं है। तभी नॉर्म अचानक बोल पड़ता है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? प्रेस्टन और मैं दोनों मुड़कर उसे देखते हैं। तुम बिल्डिंग ले लो। वो प्रेस्टन की ओर इशारा करता है, फिर वो मेरी ओर इशारा करता है। तुम 10 मिलियन ले लो। हम दोनों कंफ्यूज दिखते हैं। नॉर्म जल्दी से समझाता है, और अब यह सबसे अहम बात है, ईथन, तुम जाकर कोई ऐसी एसेट खरीदो जो सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगे, लेकिन उसकी सही कीमत लगाना मुश्किल हो। फिर तुम उस एसेट को गिरवी रखकर हमारे बैंक से लोन ले लेना। मेरी भौहें ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर से देखने में तो यह ठीक लगता है, लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है। नॉर्म सिर हिलाता है। पर्सनली मेरी तो ऐसा लोन अप्रूव करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मेरे ऊपर विक्टर है और विक्टर के ऊपर प्रेस्टन के दादाजी हैं। उनके सपोर्ट से यह किया जा सकता है। जब तक यह बहुत ज्यादा खुलेआम ना हो, कोई इसमें गलती नहीं निकाल सकता। लेकिन इसमें एक अहम बात है। प्रेस्टन बीच में बोल पड़ता है, सीधे मेरी ओर देखते हुए। उसकी आवाज में एक साफ चेतावनी है। जिस पल तुम ऐसा करोगे, तुम सचमुच 80 मिलियन के कर्ज में डूब जाओगे। इस तरह की डील में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम सच में बड़े पैमाने पर रिटर्न कमा सकते हो तो ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों की हमेशा एक ही डिमांड रहती है कि भाई वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है। अब देखो यार, मैं आपको एकदम सच बताता हूं, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स ना आने या लेट होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स वीडियोस पर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। एक क्रिएटर के तौर पर मुझे भी तो आपके सपोर्ट से मोटिवेशन चाहिए ना।
लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डील एकदम सिंपल है। अगर आप मेरी वीडियोस पर अपना भरपूर प्यार और एक तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं बैक टू बैक लेकर आऊंगा। और हां, अगर आज की इस वीडियो पर आप लोगों ने खतरनाक वाला रिस्पॉन्स दिखाया ना, तो मेरी गारंटी है कि इसका नेक्स्ट पार्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत जल्द चैनल पर आने वाला है। तो फिर इंतजार किस बात का है? फटाफट से इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक वाले बटन को तोड़ दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हो तो वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। चलो फिर बहुत जल्द मिलते हैं इसके एकदम धमाकेदार नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।